जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मचने वाला है तबाही दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं सारी चीजों को एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूं, और वो भी बिना रटाए दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कोई भी एक परिभाषा अगर आपको लग जाए कि कहीं रटना पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स खाली है वहां गाली देके चले जाना, लेकिन भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिभाषाएं होती है सारा कुछ आंसर सहित समझाऊंगा, आपको बस ध्यान से समझना है। फील होगा दोस्तों, फील। मैं जो कह रहा हूं बात मानिए आप। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर जरूर प्रश्न छपता है बोर्ड एग्जाम में। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव कुछ और नहीं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझो। परिभाषा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा गया भाड़ में। पहले हम चीजों को फील करेंगे, फिर उसके बाद परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तो समझो। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव कुछ और नहीं बल्कि दो आवेश है, ठीक है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे है। जब दो आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे हो और आवेश का मान दोनों सेम हो, अगर यहां 10 कूलाम है तो यहां भी 10 होगा, यहां 20 है तो यहां भी 20 होगा, यहां 30 है तो यहां भी 30 होगा। यानी आवेश दोनों सेम हो लेकिन विपरीत हो, एक निगेटिव वाला हो और एक पॉजिटिव वाला। यानी अगर यहां -10 कूलाम है तो पक्का गारंटी है यहां पे क्या होगा, प्लस में 10 कूलाम होगा। यहां -20 है तो वहां +20 होगा। ठीक है, यानी दो आवेश होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। ठीक है, दो आवेश समान होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। ठीक है, दो आवेश क्या होने चाहिए, समान परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है, जो संख्या हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो 20 कूलाम लिख दिया, तो ये जो 20 है इसी संख्या को ही परिमाण कहते हैं। बुक में ये शब्द बहुत लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप जान लीजिए परिमाण का मतलब क्या होता है, संख्या से लेना देना है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है, परिमाण कहा जाता है। ठीक है, तो दो आवेश अगर बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, अल्प दूरी पे हो, तो इससे बना हुआ ये जो सिस्टम है इसे ही बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास दो आवेश है, एक माइनस और एक प्लस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही छोटी दूरी है, उस दूरी को अगर मैं x कह दूं, क्या कह दूं, x कह दूं, तो x और q का अगर मैं गुणा कर दूं तो इसे बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव अलग है, द्विध्रुव आघूर्ण अलग है। तो द्विध्रुव क्या होता है समझ आया आपको? द्विध्रुव यहां पे कह रहा है वह निकाय, निकाय मतलब वह सिस्टम, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपका HCl हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी आपको वैद्युत द्विध्रुव पूछने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछता है। द्विध्रुव आघूर्ण पे न्यूमेरिकल भी आता है, जो कि अभी मैंने न्यूमेरिकल वाले वन शॉर्ट वीडियो मैंने बता दिया है, जो कि 1 घंटे 20 मिनट का लगभग वीडियो है, जो कि पूरे फिजिक्स के बुक का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में बता दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर जाकर के देखिएगा। यहाँ थंबनेल है, इस थंबनेल को पहचान लीजिए, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये जो निकाय बना है ना हमारा -q और +q का, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत अल्प दूरी है। ठीक है, इस अल्प दूरी के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं O कह दूं और यहां से यहां की दूरी को L कह दूं, फिर यहां से यहां की दूरी को L कह दूं, यानी दोनों को बांट दूं बीच में से आधा आधा, इतना अगर L है तो इतना भी L होगा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2L। तो ये टोटल दूरी जो 2L है, इस 2L का गुणा अगर इसके आवेश से कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलता है वो P मिलता है, और इसी P को बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बताओ समझ में आया या फिर नहीं? क्लियर हुआ द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? फार्मूला भी क्लियर हुआ? रटा हुआ टाइप का तो नहीं लगाना, नहीं लगाना, पक्का ना? आपके दिमाग में छप गया ना ये बात कि दो विपरीत आवेश होने चाहिए, यानी एक धन आवेश वाला और एक ऋण आवेश वाला, लेकिन दोनों का परिमाण समान होना चाहिए और उनकी दूरी अल्प दूरी होनी चाहिए। इस तरह से बने हुए निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर HCl H2O। समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आती है बारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका मात्रक बताइए क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है मेरे भाई। कोई भी आवेश है, मान लो एक बहुत बड़ा आवेश ले लेता हूं, ठीक है, तो ये आवेश है, धन आवेश है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होती है। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र इस तरह से बाहर की तरफ आवेश की निकली होती है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है इसका, यानी इसका एक प्रभाव है। जैसे मान लो इसने इतना बड़ा क्षेत्र बना करके रखा है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक बहुत दूर आवेश है और बहुत ही छोटा सा आवेश है, इसे
परीक्षण आवेश बोलते हैं। बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा, अभी देखना। अब इस परीक्षण आवेश को यहाँ पे लाए हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे लाएंगे, ये आवेश को यहाँ पे खसका के यहाँ तक पहुंचा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ तक पहुंचा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन इस आवेश को जैसे ही इसके अंदर लाएंगे, इस क्षेत्र के जैसे ही अंदर लाएंगे, ये भी आवेश क्या है, धनावेश वाला है, ठीक है। तो ये धनावेश और धनावेश क्या करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा, एक दूसरे को बड़ी तेजी से धकेलेगा। अब बताइए, ये आवेश बहुत ही नन्हा सा मुन्ना सा है और ये आवेश बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी है, तो ये क्या करेगा, इसको बड़ी तेजी से धक्का मारेगा पीछे की तरफ, बल लगा करके। क्या लगा करके, बल लगा करके पीछे की तरफ बड़ी तेजी से धक्का मारेगा। ये जो बड़ा वाला आवेश है दोस्तों, ये जो बड़ा वाला आवेश है, इस छोटे वाले आवेश को, क्यू नोड को बहुत ही तेजी से फोर्स लगा के बाहर की तरफ धक्का मारेगा। इसको क्या करेगा, फोर्स लगा के बाहर की तरफ धक्का मारेगा, ठीक है। तो ये फोर्स कितनी तेजी से मार रहा है, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स धक्का लगाने की तीव्रता कितनी है, उसे ही बोला जाता है इस क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश की जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की तीव्रता, और उसे बोल दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे पढ़ोगे तो ध्यान से समझ आएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये देखो वैद्युत क्षेत्र ये हो गया। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पे, मान लेते हैं इस बिंदु पे एक परीक्षण आवेश रखा है मैंने, और इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, देखो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल किसके वजह से बल लग रहा है, इस आवेश की वजह से। इस आवेश ने क्या किया, बल लगा के धकेल दिया, ठीक है, बल लगा के धकेल दिया। अब ये जो बल लगा के धकेला, जितना बल लगाया यफ, जितना बल लगाया यफ किस पे, इस क्यू नोट पे, ठीक है। तो बल और क्यू नोट का जब रेशियो निकालोगे तो ई के बराबर आ जाएगा, और एक फार्मूले का जन्म हो जाएगा, यानी ई इज इक्वल टू यफ बटे क्यू नोट। इसे ही बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, ईमानदारी से समझ आया, कितना प्यार से मैंने समझा दिया कि एक बड़ा सा आवेश है, मान लो मैं बहुत बड़ा सा आवेश हूं, और ये जो मार्कर है मान लो बहुत छोटा सा आवेश है, ठीक है, मेरे तरफ आ रहा है। अब मैं बहुत ताकतवर हूं, ये भी प्लस वाला है, मैं भी प्लस वाला हूं, तो प्लस वाला क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देता है, प्रतिकर्षण करता है, पता है ना। तो मैंने क्या किया, इसे बड़ी तेजी से बल लगा के धकेल दिया। तो मेरे धकेलने की तीव्रता कितनी थी, मेरी धकेलने की तीव्रता कितनी थी, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फील हुआ, बोला ना फील होगा, यहां तक क्लियर हुआ, परिभाषा अब समझ में आ गया। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ आई मेरी बात। इसका मात्रक जो होगा न्यूटन पर कुलाम होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में बल है, तो बल हो गया न्यूटन, बटे का मतलब हो गया पर, आवेश का हो गया कुलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ आया या नहीं, मजा आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आती है कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। कुलाम के नियम को जानने से पहले ये जान लो कुलाम की क्या भूमिका है आवेश पे। कुलाम ये जानना चाहता था कि दो आवेश जब हम रखते हैं, जैसे ये बात आपको पता होगा कि अगर दो प्लस आवेश आमने सामने रखे जाए तो ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर दो माइनस आवेश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को धकेलेंगे, पता है कि नहीं। और अगर दो आवेश, एक प्लस वाला आवेश हो और एक माइनस आवेश हो, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी आकर्षण यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या देखा जाएगा, आकर्षण देखा जाएगा, यानी एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये जो कुलाम है ना, ये कुलाम जानना चाहता था कि ये जो लगने वाला बल, बीच में जो बल लग रहा है एक दूसरे को खींचने वाला या फिर धकेलने वाला, ये बल का अगर वैल्यू पता लगाया जाए तो कैसे वैल्यू पता लगाया जाएगा। भाई इसके वैल्यू पता लगाने का कोई तरीका होगा ना। तो कुलाम ने दिमाग लगाया, कुलाम ने एक चीज नोटिस किया कि जब दो आवेश को आमने सामने रखा, इसने दो आवेश को आमने सामने रखा, एक Q1 और एक Q2 को, हो सकता है तो ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी इनमें लगने वाला जो बल है आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जब दो आवेश को कुछ दूरी पे उन्होंने रखा, r दूरी पे, ठीक ना, तो ये आवेश का जो वैल्यू था, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे Q1 और Q2 है, ठीक ना, तो आवेश जब उन्होंने दूरी पे रखा तो उन्होंने देखा कि आवेश का गुणनफल जो है, आवेश का जो गुणनफल है वो लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती है। अब कहोगे इसका मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोल सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा है, अनुक्रमानुपाती लिखा है, तो अनुक्रमानुपाती बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कुलाम कि जब दो आवेश को हम कुछ दूरी पे रखते हैं, दो आवेश पे लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है जानो। वो बता रहा था कि जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू रख रहे थे, जैसे कि 10 कुलाम यहाँ रख दिया, यहाँ मान लो 2 कुलाम रख दिया, तो 10 और 2 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 कुलाम, ठीक है। तो जब ये 20 कुलाम गुणा करने पे हुआ तो यहाँ पे कुछ बल काम किया,
ठीक है। जब इसने वैल्यू को बढ़ा दिया, जैसे कि 10 कूलाम की जगह पे यहाँ पे कर दिया 100 कूलाम और यहाँ कर दिया 2 कूलाम, ठीक ना, यहाँ कितना कर दिया 2 कूलाम, तो कितना आ गया 200 आ गया। जब 200 हुआ तो लगने वाला बल और ज्यादा बढ़ गया, यानी गुणा करने पे वैल्यू जब बढ़ता जा रहा है तो लगने वाला बल भी बढ़ता जा रहा है, और गुणा करने पर जो वैल्यू घटता जा रहा है जब, तो बल भी घटता जा रहा है। यानी एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ने लगे, एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ने लगे, यानी जो बल है इसके गुणनफल पे निर्भर कर रहा है। गुणनफल का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बल भी बढ़ रहा है। तो जब एक के बढ़ने से दूसरा जब बढ़ने लगे तो वहां पे अनुक्रमानुपाती शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। जब एक के वैल्यू के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ने लगे तो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल था वो क्या था, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे देखिए परिभाषा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने टेक्निक से कर रहा हूँ ताकि परिभाषा आप ऑटोमेटिक समझ सके। यहाँ पे वही चीज लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, या आपको इतने अच्छे समझ नहीं आ रहा, अगर आप भूल गए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। क्यों दोनों शब्द बोला, क्योंकि भाई दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकता है, या फिर एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे बल जो बीच में लगता है वो केवल प्रतिकर्षण थोड़ी ना लग रहा है, या फिर केवल आकर्षण थोड़ी ना लग रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लग रहा है। इसलिए यहां बोला गया कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो होता है आवेशों की मात्राओं यानी गुणनफल, आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि जब इनकी दूरी घटाता था तो बल बढ़ने लगता था, और दूरी बढ़ाता था तो बल घटने लगता था। यानी दूरी बढ़ाने पे बल घटता था और दूरी घटाने पे बल बढ़ता था। यानी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे इनके बीच में लगने वाला बल कम होते जाता था, और जैसे जैसे दूरी घटाते जाते थे लगने वाला बल बढ़ता जाता। जैसे दो ठो चुंबक में नहीं होता है, चुंबकवा को दूर ले जाओगे तो थोड़ा खिंचाव कम पड़ता है, और चुंबकवा को पास ले आओ तो बड़ी तेजी से खींचने लगता है, तो नजदीक लाने पे बल बढ़ जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। तो जब एक के वैल्यू बढ़ाने से दूसरा घटने लगे, एक बढ़ाने से दूसरा घटने लगे, तो वहां हमेशा एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द है व्युत्क्रमानुपाती। अब समझ आया अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अनुक्रमानुपाती हमेशा कब आता है, जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ने लगे, और व्युत्क्रमानुपाती तब आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती कब आता है, जब एक को बढ़ाओ और दूसरा घट जाए। इसको और बढ़ाओ तो ये और घट जाए, और बढ़ाओगे तो और घट जाए, यानी उल्टा काम करें, तो उसमें व्युत्क्रमानुपाती आता है। यानी लगने वाला जो बल है इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा बटे में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, बटे में। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां तक समझ आया। अब इन दोनों को मिला दोगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं, यहां तक। जब यहां तक आएगा इधर का मिटा देते हैं। तो इसके बाद आप इसे आप क्या लिख सकते हो, एफ इजिकल टू, जब ये हटेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है और जब इजिकल टू का चिन्ह आता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, अपने आप जन्म ले लेता है, पैदा ले लेता है, गुरु कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो के कांस्टेंट है, ये के क्या है, एक तरह का 1/4 पाई अपसाइलन नोड है, जहां अपसाइलन नोड क्या है, वैद्युतशीलता है। अब एक चीज बता देता हूं कि वैद्युतशीलता एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युतशीलता पे दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। पहला कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा जरूर पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की चीजें सर हमें इंपॉर्टेंट टिक आउट भी बता दीजिए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जा करके मेरे वेबसाइट पे vijaysir.com, क्या सर्च करेंगे, vijaysir24.com, vijaysir24.com सर्च करेंगे तो आपको एक थंबनेल दिखेगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक आउट क्वेश्चन का। उस पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। समझ आए मेरी बातें। तो वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरा कोर्स मिल जाएगा आपको। वहाँ पे कोर्स आप जाके बहुत ही मिनिमम
कॉस्ट पे करके आप उस कोर्स को परचेज करिए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें से बहुत ही कम कम करके मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर वाइज हर एक चीज आंसर के साथ मैंने बताया है वहां पे आसान शब्दों में। उस कोर्स को आपको परचेस करने पे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? उस कोर्स के अंदर मेरा नंबर होगा, आप मेरे से फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, डे टू डे आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, आप मेरे से डेली जुड़े रह सकते हो, डेली कॉल करके आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि सर अभी मेरी इतनी तैयारी हुई है, अभी मेरे को ये तैयार करना है, अभी मेरी सर इतनी तैयारी हुई है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, आगे कौन सी चीजों को तैयार करना चाहिए, कौन से समय को कितना समय पढ़ना चाहिए, यानी आप पूरी प्रॉपर गाइड आपको दूंगा। यानी आपके साथ जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप मेरे से कॉल पे जुड़े रह सकते हो। आप जब चाहो तब कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, जो आपको पूछना है पूछ सकते हो। यानी हर तरह से आपको उस कोर्स परचेस करने के बाद आपको पूरा प्रॉपर गाइड दिया जाएगा कि उसे कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो जरूर उसे आप नॉर्मल से कॉस्ट को पे करके आप जरूर परचेस करिए, मैं तो कहूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी कि अपसाइलेंट नोट का मात्रक क्या होगा। जैसे कि मैंने बोला कि मात्रक और बीमा जरूर पूछा जाता है, तो ज्यादा कुछ मत करिए। जो आपका फार्मूला है ना, F इजिकल टू 1/4 पाई अपसाइलेंट नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ज्यादा कुछ मत करिए, मैथमेटिक्स इतनी आती होगी, अपसाइलेंट को F के पास और F को अपसाइलेंट नोट के पास भेज दीजिए। तो अपसाइलेंट नोट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई F और इंटू में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए बिना रटे आप इसका मात्रक तैयार कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है आपका, ऊपर में क्या है, देखिए बटे के ऊपर क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, और कैठ आवेश है, एक और एक दो, दो का हो जाएगा स्क्वायर यानी कुलाम स्क्वायर। नीचे में क्या है, संख्या का कोई मतलब नहीं है, नीचे में क्या है यफ, यफ यानी न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नीचे क्या है आर, आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। तो कुलाम स्क्वायर और बटे का मतलब होता है पर होता है, तो इसे आप लिख सकते हो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। क्या हो गया इसका मात्रक। अब इसी तरह से दोस्तों इसका बीमा भी निकाल सकते हो। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रहेगा। और बल का बीमा क्या होता है, न्यूटन का हो जाएगा MLT-2 होगा, और मीटर का हो जाएगा L2। अब इसे सॉल्व करके इसका बीमा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिकआउट भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट याद रहेगा ना आपको, vijaysir24.com, जा करके जरूर सर्च करिएगा अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, आवश्यक सूत्र देकर के समझाइए। अब वैद्युत फ्लक्स बहुत ईजी है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि कोई भी जब आवेश होगा, अगर जैसे धन आवेश है तो यहाँ से क्या निकलती है, बल रेखाएं निकलती हैं इस तरह से। ठीक है, जिसे वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक बल रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरह से बल रेखाएं निकलती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से बल रेखाएं निकल रही हैं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। इस तरह से मान लीजिए बल रेखाएं खूब सारी निकल रही हैं। अब मेरे पास एक ठो यहाँ पे पृष्ठ है, मान लीजिए एक हमारे पास इस तरह से छोटा सा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ को मैं क्या कर रहा हूँ, इस बल रेखाओं के आसपास ले जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि इस पृष्ठ को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे ले आते हैं। अगर ये पृष्ठ यहाँ पे ले आएंगे तो इस पृष्ठ के अंदर से कुछ बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी, हाँ या ना। पृष्ठ के अंदर से कुछ निकलेगी और पृष्ठ के बाहर से कुछ लोग निकलेंगे। तो हमें यह देखना होता है कि पृष्ठ के अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है। जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी उन्हीं संख्या को क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल, ये जो मैंने अभी पृष्ठ लिया है ये वाला पृष्ठ का हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल इसका। ठीक है, इस क्षेत्रफल से कितनी गुजर रही हैं बल रेखाएं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स का देखिए फार्मूला दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ फार्मूला नहीं पूछा है फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको हर चीज मैं सिखाऊंगा ताकि आपको कुछ भी घुमा के पूछे आप आंसर दे पाओ, क्योंकि रट के नहीं जाना एग्जाम में, सीख के जाना है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स तो समझ में आ गया, लेकिन वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई ई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई ई से, ध्यान से समझिएगा। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर यानी ए वेक्टर, इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसे छोटे से फ्लक्स की बात करूं तो डी लगाऊंगा, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अगर इसका प्रॉपर पर्सनल वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो इस चैप्टर का तो आप जा करके देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फिजिक्स के। ठीक है, आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डॉट हटाओगे तो इस डॉट को हटा करके चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ई डी ए
कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? वैसे आप यहाँ पे इतना भी लिख करके छोड़ दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको वैद्युत फ्लक्स भी समझ में आ गया क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस नियम है क्या? गॉस भी तो फ्लक्स ही ज्ञात करना सिखाता है। गॉस भी क्या सिखाता है? फ्लक्स ही तो ज्ञात करना सिखाता है। बस क्या है गॉस नियम आप समझो पहले। आप क्या क्या चाहते हो, पहले रटा दूं या पहले सिखा दूं? तो पहले आओ सिखाते हैं। जैसे देखो गॉस का नियम क्या है। गॉस कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ में अगर हम कहीं आवेश रख दें, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ में हम कहीं आवेश रख दें और इस आवेश से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, खुद वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, उसके वजह से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसके वजह से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये किसके बराबर होता है? Q इंटू 1/ε गुना के बराबर होता है। और यही गॉस का नियम है, ठीक है, यही गॉस का नियम है। इस तरह भी लिख सकते हो। अब यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, समझना थोड़ा। कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये हो गया किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी तो क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो हम देखेंगे कि कुल वैद्युत फ्लक्स कितना इस पृष्ठ पे उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जिसे हम लोग फाई ई लिखते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न होगा उस पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश है, कुल आवेश जो है उसके 1/ε गुना के बराबर होगा। इसे ही गॉस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस का नियम। क्या बोलोगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, उस आवेश के 1/ε गुना होती है। इसे ही गॉस का नियम कहते हैं। बड़ा सिंपल है। गॉस पर में सिद्ध करने को भी दिया जाता है। तो ये सब मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना दिया है। वन शॉट मेरा डेरिवेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाकर देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। अब कहोगे धारिता क्या है, पहले समझो धारिता क्या है। धारिता का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। आप इसके बारे में जानते हो? आप एक देखा होगा इस तरह से, आप पंखा देखो, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन के यहाँ पे ऊपर एक कंडेंसर लगाया जाता है, इस तरह से होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, इसे चौक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये करता क्या है कि ये जब बिजली आती है तो बिजली को स्टोर करके रखता है, और जब ये पंखा चालू करते हो तो एक ही बार में एनर्जी देता है। समझ आए मेरी बातें? तो धारिता का मतलब क्या होता है? किसी प्लेट में, जैसे मान लो कोई एक प्लेट है, ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ धारिता का मतलब। जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में तुम पानी भर रहे हो। क्या भर रहे हो? पानी भर रहे हो। तो इस बाल्टी में पानी भरने की भी तो एक क्षमता होगी ना, कि बाल्टी कितना पानी धारण कर सकता है, ये बाल्टी कितना पानी रख सकता है। जब ये पानी फुल हो जाएगा तो बाल्टी से पानी क्या हो जाएगा? बाहर गिरने लगेगा। उसी तरह से जो भी प्लेट होता है कोई, अब उस प्लेट पे अगर तुम आवेश दे रहे हो, क्या दे रहे हो? आवेश। तो इस प्लेट की भी तो एक क्षमता होगी ना आवेश धारण करने की। तो यही तो है धारिता, आवेश धारण करने की क्षमता। किसी प्लेट द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। किसी प्लेट द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, ठीक है। जब आवेश जाएगा तो इसमें क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है भी। तो इस आवेश और इस विभवांतर का जब डिवाइड करते हो तो ये C के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? C के बराबर आता है। लेकिन C जो है Q और V के मान पर निर्भर नहीं करता। C के बराबर तो है Q बटे V, लेकिन C के मान पर, C का जो मान होता है वो Q और V पर निर्भर नहीं करता। C का मान किस पे निर्भर करता है? जब आप संधारित्र बनाते हो तो ऐसे दो प्लेट बनाते हो इस तरह से, तो कुछ दूरी पे रखते हो प्लेट को, याद करो, और यहाँ से आवेश देते हो इस तरह से। तो क्या होता है कि प्लेट के बीच की दूरी पे, प्लेट के क्षेत्रफल पे, उस पे निर्भर करता है संधारित्र का मान। किस पे निर्भर करता है? प्लेट की दूरी और उसके प्लेट के क्षेत्रफल पे, ठीक है, इस पे निर्भर करता है। कभी कभी निर्भरता भी पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ध्यान से समझिए सवाल क्या कह रहा था कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए जो मैंने समझाया वही चीज दिया गया है। संधारित्र की एक प्लेट को दी गई आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात, ये देखिए दी गई आवेश और उत्पन्न विभवांतर के अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, ठीक है, अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। को ही संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। C बराबर क्या होता है? Q बटे V होता है। बताइए, समझ आया? आपको फील भी हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर संधारित्र हटा करके केवल धारिता पूछे कि धारिता को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बोलोगे? आवेश धारण करने की क्षमता, यानी किसी प्लेट के द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसे ही धारिता कहते हैं, ठीक है, याद रखना। स्टोरेज ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज को स्टोर करना
ही कैपेसिटेंस कहलाता है, धारिता कहलाती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब याद रखना, धारिता तो बता दिया मैंने, अब याद रखना संचित ऊर्जा, धारिता की संचित ऊर्जा पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा बोला जाता है यू, और इसका फार्मूला होता है 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 CV² होता है संचित ऊर्जा का फार्मूला। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैंने कराया भी है। ठीक है, तो अब संधारित्र वाला भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से तैयार रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पे एक 10वां क्वेश्चन अलग से डाल दिया गया है, ये आगे मिलेगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि 6वें के बाद डायरेक्ट 10वां आ गया, एरर है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? जर्मेनियम, अभ्रक, कार्बन में से कौन सा परावैद्युत है? तो परावैद्युत पदार्थ होता क्या है पहले समझो। डाई इलेक्ट्रिक्स होता क्या है? परावैद्युत क्या होता है? देखो, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो आसानी से बह सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बंधा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो ही नहीं पाएगा, मुक्त हो ही नहीं पाएगा। जैसे आप ही को रस्सी में बांध दे तो आप कैसे मुक्त हो पाओगे? आपको रस्सी से कस के बांध दिया जाए तो आप मुक्त कहलाओगे या बंधे हुए कहलाओगे? तो जाहिर सी बात है आप क्या कहलाओगे? बंधे हुए कहलाओगे, मुक्त नहीं कहलाओगे ना। इलेक्ट्रॉन जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर परावैद्युत पूछे तो क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिनमें अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं उन्हें परावैद्युत पदार्थ, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि याद रखिएगा किसी भी अणु या परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से, नाभिक मतलब देखिए जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या होता है? धनावेश होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है, और ये जो है एक दूसरे से बहुत कस के बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बहुत कस के बंधे हुए हैं और ये अपना चक्कर लगा रहा है। तो ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहेगा तो धारा नहीं बहेगी। ठीक है, इसीलिए आप कभी नोटिस करना, कांच में कभी करंट नहीं आता, सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता, ठीक है, प्लास्टिक में करंट नहीं आता। तो वही चीज है, कांच हो गया, मोम हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। समझ आई मेरी बात? ये क्या है? सब परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? परावैद्युत पदार्थ भूलोगे नहीं ना। परावैद्युत पदार्थ का जब भी परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? ऐसा पदार्थ, ऐसा परमाणु या अणु जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से बड़ी दृढ़ता से यानी बड़ी मजबूती से बंधे होते हैं, ऐसे ही पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। कागज भी एक तरह का परावैद्युत पदार्थ है, याद रखना। ठीक है, फिर अगला आता है प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, इसको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ए बिंदु पे है, ठीक है, अब ए बिंदु से बी बिंदु तक इस इलेक्ट्रॉन को लाया गया, ठीक है, तो ए से बी तक, जब यहां से ए से बी तक लाया गया तो कोई ना कोई कार्य किया गया है। तो ए से बी तक यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इनके बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाता है? 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप यहाँ पे इसे ओपन करोगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये वोल्ट हो गया आपका 1 वोल्ट। समझ आया? यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चाहो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट के जगह पे 1 वोल्ट लिख सकते हो। तो यहां तक आप इस सवाल का जवाब दोगे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छी बात है, यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जवाब देखो, दोनों अलग अलग मैं बता रहा हूं। अब ध्यान से समझो, जैसे मान लो आपको 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट में एक पॉइंट का लोकेशन पता हो और दूसरा पॉइंट इंफिनिटी हो, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई निश्चित बिंदु है, ए बिंदु आपको पता है, यहाँ वाला बिंदु आपको पता है, लेकिन दूसरी बिंदु जो है वो क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आपको खुद नहीं पता है कि ये कितना दूर है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत दूर, अनंत दूर यानी हो चंद्रमा तारे इतना दूर। इतना दूर से अगर कोई आवेश आ रहा है, कोई आवेश अनंत दूर से कोई किसी निश्चित बिंदु पे आ रहा है,
यानी अनंत से कोई आवेश को, अनंत बिंदु से या अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को जब किसी निश्चित बिंदु तक लाया जाता है, अनंत दूरी से, अनंत दूरी से किसी आवेश को जब निश्चित बिंदु तक लाया जाता है तो लाए जाने में क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो किसी धन परीक्षण आवेश को जब Q नोड लगाया जाए तो इसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। और यहाँ पे धन लगा देते हैं प्लस, ठीक है, तो हो गया धन परीक्षण आवेश यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा जाता है। इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, ठीक है, याद रखिए। तो जब किसी टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाया जाता है तो लाए जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे बोला जाता है वैद्युत विभव। क्या बोला जाता है, वैद्युत विभव। अब विभवांतर का भी सेम ही है प्रोसेस, बस थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे क्या होता है वैद्युत विभव में कि एक बिंदु पता होता है आपको, एक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, एक बिंदु निश्चित होता है, एक बिंदु निश्चित यानी फिक्स्ड होता है, और दूसरा बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। कहाँ होता है बच्चा दूसरा बिंदु, अनंत पर होता है। तो अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किसी धन परीक्षण आवेश को किया गया जो कार्य होता है उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। यानी वैद्युत विभव जो होगा वो किसको होगा, किया गया कार्य बटे आवेश के बराबर होगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम होगा या बोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखना, ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब आता है विभवांतर। विभवांतर सेम है। यहां क्या था, विभव, वैद्युत विभव में क्या था कि अनंत दूरी से आप आवेश को ला रहे थे, लेकिन विभवांतर में क्या होता है, विभवांतर में दोनों निश्चित बिंदु होते हैं। समझ आए मेरी बातें, आपको दोनों बिंदु पता होता है, यानी दोनों, यानी आपको यहां वाले में क्या था कि एक बिंदु यहां पे था आपके पास और दूसरा बिंदु हो चंद्रमा तारे सूरज जितना दूरी ત્યાં अनंत दूर पे। लेकिन अभी फिलहाल विभवांतर में क्या होता है, दोनों बिंदु पास पास होता है, ये बिंदु यहां है, ये बिंदु यहां है, ठीक है। यहां से यहां तक आवेश जब जाएगा, यानी ए वाला पॉइंट भी आपको पता है और बी वाला पॉइंट भी आपको पता है, दोनों निश्चित बिंदु है। दोनों निश्चित बिंदु से जब किसी आवेश को, यानी जब किसी आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाया जाता है तो लाए जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है विभवांतर। उसे क्या कहा जाता है, विभवांतर। तो याद रखिए जहां से आप ला रहे हैं, जहां से आप ला रहे हैं हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नोड होगा। क्या होगा, वी बी माइनस जहां से आप ला रहे हो उसे पहले लिखोगे और जहां पे ला के छोड़ रहे हो उसे बाद में लिखोगे, ठीक है। इसे बोला जाता है विभवांतर। अब बताइए ईमानदारी से समझ आ रहा है या नहीं, क्लियर हो पा रहा है या नहीं, पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा बताइए। अब विशिष्ट चालकता क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, जैसे कोई भी आपका चालक तार है मान लीजिए, ठीक है, तो तार की कोई लंबाई होगी, पता है कि नहीं, इसका क्षेत्रफल भी होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल भी होगा। और जब इसमें धारा प्रवाहित होगा, जब धारा भेजोगे तो तार के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो धारा को रोकने का काम करता है। ये बात आपको क्लियर होगा, ठीक ना, धारा को रोकने का काम करता है। कभी भी कोई पूछे कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का काम क्या है, तो कहना धारा को रोकने का काम करता है, धारा में रुकावट पैदा करता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है R इजिकल टू, याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो रेजिस्टेंस होता है मेरे भैया वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, याद रखना, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसे आप मिला देते हो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी बटे ए हो जाता है, यल बटे ए हो जाता है। और जब ए प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो R बराबर क्या हो जाता है, रो इंटू यल बाई ए हो जाता है। और इसी रो को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे, विशिष्ट चालकता अलग है, ठीक है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो अगर विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम बटे में लिख दें तो ये सिग्मा के बराबर हो जाएगा, और इसी सिग्मा को बोला जाता है विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज लिखा है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब बटे,
ठीक है, किसी प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है आपका रो, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध को जब बटे में लिख दिया जाए तो बटे में लिखने को व्युत्क्रम कहा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को उस पदार्थ के विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है, याद रखना, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस पदार्थ के विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और विशिष्ट चालकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, हम लोग रो से, ठीक ना। यहाँ पे ये रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध और यहाँ 1/, है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मात्रक जो होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है और इसकी बीमा ये दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकता, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। विशिष्ट चालकता जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 11वें पे। 11वां कह रहा है कि वैद्युत परिपथ हेतु, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, याद रखिए 2 है। एक किरचॉफ का पहला नियम अगर पूछ दे कि किस संरक्षण पर आधारित है तो आप बोलेंगे आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और अगर पूछ दिया कि परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे। अब प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम अगर नियम बोले, प्रथम नियम पूछे किस संरक्षण पर आधारित है तो आवेश संरक्षण लिखोगे। क्या लिखोगे, आवेश संरक्षण। याद रखना, बहुत ही वायरल, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अब धारा घनत्व होता क्या है, ध्यान से समझो। याद रखो, जैसे मान लो कोई एक वायर है, कोई तार है तुम्हारा, ठीक है। ये देखो, ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है। तो इस चालक तार का क्या है, ये क्षेत्रफल है। ये क्या है, पूरा चालक तार की एक मोटाई यानी क्षेत्रफल है। तो इसे क्या बोला जाता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल के याद रखिएगा, जब धारा बहवाओगे इस तरह से तो धारा इसी क्षेत्रफल के लंबवत इस तरह से आगे बहेगी, ठीक ना। तो याद रखना इसका क्षेत्रफल और बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है यानी I/A जो होता है, इसे ही बोला जाता है धारा घनत्व बोला जाता है। और J से लिखा जाता है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। कह रहा है किसी धारावाही चालक के, ये हो गया किसी धारावाही चालक, चालक मतलब ये तार, ठीक है, तार के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये ले लीजिए प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए आपका एकांक क्षेत्रफल, ये हो गया आपका एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। और उसके लंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसे ही कहा जाता है धारा घनत्व, ठीक है। उसे ही गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। और इसे J से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, J से। अब इसका मात्रक तो आप बता ही सकते हो, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बताइए, यहां तक क्लियर हुआ धारा घनत्व, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला आता है क्वेश्चन, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींच करके, ठीक ना, गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या है। इस क्वेश्चन को 2026 के हिसाब से बताऊं तो आने का चांसेस 2026 में बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2025 में प्रश्न पूछा नहीं गया था। तो ये क्वेश्चन 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2025 में किसी सेट में ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करे। अब ओम का नियम क्या है, R = V/I होता है, याद रखिएगा। ओम का नियम ग्राफ ए होता है आपका, ठीक है। तो वे प्रतिरोध, अब नाम में ही देखो ना छुपा है, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। जो ओम के नियम का पालन करे वो ओमीय प्रतिरोध है, ठीक है, ओमीय प्रतिरोध है। और जो ओम के नियम का पालन न करे वो अनओमीय प्रतिरोध है। जैसे स्टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। और यहाँ जैसे सभी धात्विक चालक यानी जो तार होते हैं वो सब ओम का नियम का पालन करते हैं, लेकिन आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, टॉर्च का बल्ब हो गया, ये सब क्या है, ओम का नियम का पालन नहीं करते। बस इतना ही आपका है, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो इस तरह से ग्राफ है, ग्राफ बना सकते हैं आप, ठीक है।
आती है बारी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन हेतु P बटे Q और R बटे S की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, आपको व्युत्पत्ति पूछे चाहे ना पूछे, आपको व्हीट स्टोन सेतु जरूर पूछता है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, परिभाषित कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ध्यान से समझो, बहुत ही परफेक्ट बताऊंगा मैं, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने एक सिस्टम बनाया, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ है और एक प्रतिरोध आपका यहाँ है और एक प्रतिरोध आपने यहाँ बीच में लगा दिया। ठीक है, या इस प्रतिरोध की जगह गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो पता लगाने के लिए कि यहाँ पे धारा बहेगी या नहीं बहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया बैटरी। ठीक है, धारा बहवाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ से करंट जा रहा है इस तरह से। ठीक है, ध्यान देते रहिए। मान लीजिए यहाँ के रेजिस्टेंस को, ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर यहाँ के रेजिस्टेंस को मान लीजिए मैंने R1 कहा, इसको R2 कहा, इसको R3 कहा और इसको R4 कहा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R और इसको नाम दे देते हैं S। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ बस ये बताना होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में कि यहाँ पे धारा बहेगी या नहीं। जब यहाँ से धारा ऐसे पास आउट होगी, इस तरह से जाएगी, यानी इधर भी धारा बढ़ जाएगी, इधर I1 और इधर मान लो I2 धारा चली जाएगी, और जब बाहर निकलेगी तो जुड़ करके फिर से I हो जाएगी। जब बाहर निकलेगी तो जुड़ करके जब यहाँ से I1 आ रहा होगा और इधर से I2 आ रहा होगा, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा, फिर से I हो जाएगा। भाई जितनी यहाँ से गई उतनी बाहर निकलेगी। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे करना क्या है कि जब यहाँ पे हम लोग धारा बहवा रहे हैं तो यहाँ का जो प्रतिरोध है और यहाँ का जो प्रतिरोध है, अगर दोनों का प्रतिरोध डिवाइड किया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ का प्रतिरोध है 2, यहाँ का प्रतिरोध मान लेते हैं 4 है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में कितना आएगा बताओ, 2/4 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ का मान लेते हैं प्रतिरोध है 6 और यहाँ का प्रतिरोध मान लेते हैं 12 है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 6 और 12 को डिवाइड करने में कितना आएगा, 1/2 आएगा। यानी देखा जाए तो इनका अनुपात यानी P बटे Q का अनुपात जो है वो बराबर हो रहा है किसके, R बटे S के। अगर ये बराबर हो गया, रेशियो अगर बराबर हो गया, तो यहाँ पे करंट सप्लाई नहीं होगी। यही है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, और अगर रेशियो बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पे भी करंट सप्लाई होगी। इतनी बात समझ आई, यही है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो याद रखिए, कह रहा है यदि आवेशित कण, कोई एक आवेशित कण है मान लीजिए, ठीक है, कोई आवेशित कण है और ऐसे क्षेत्र में है जहां पे चुंबक है, ध्यान से समझिए, ऐसे क्षेत्र में है जहां चुंबक है, यही चीज यहां लिखा है। कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, यानी ये कोई आवेशित कण है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में है। ठीक है, एक ऐसा आवेशित कण है जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में स्थित है। ठीक है, दोनों में उपस्थित है। तब कण पर लगने वाला जो बल होगा, तब कण पर जो लगने वाला बल होगा, जब इस कण पे लगने वाला जो बल होगा, इस कण पे भैया, इस कण पे जो लगने वाला बल होगा, इस कण पे जो लगने वाला बल होगा, उस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। अब याद रखो, फिर से सुनो, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हो जहां पे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो उस कण पे लगने वाला जो बल होता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। और फार्मूला है F = QE + Q ब्रैकेट में V × B, ये फार्मूला है, इसे कहते हैं लॉरेंज बल का फार्मूला। बताइए, समझ आया, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो कह रहा है एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखे हो ना, जैसे मैंने बताया ना अभी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक आवेश यहाँ पॉजिटिव होगा और कुछ दूरी पे एक आवेश निगेटिव होगा और दोनों बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे होंगे। तो P बराबर क्या होगा, Q × किसके बराबर होगा, 2L के। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण को T से लिखा जाएगा, T मैक्स जो होगा वो बराबर किसके होगा, MB के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ तक क्लियर है। T नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क है आपका। टॉर्क मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, M/B होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कह रहा है बायोसेवर्ट के नियम के आधार पर धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एक फार्मूला दिखाता हूं मैं, ठीक ना, फिर इसको समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखावट पे ना जाके पहले सीखने की कोशिश करिए, ताकि लिखने वाला काम फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक धारावाही चालक तार ले लिया। ठीक है, इस चालक तार को अनंत लंबाई का मान लेते हैं। ठीक है, तो इस चालक तार पे मैं आई नाम का धारा भेजता हूं। ध्यान से सुनिए, आई नाम का धारा प्रवाहित करता हूं। इस चालक तार की पूरी लंबाई को यल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पूरी लंबाई को यल मान लेते हैं। तो हम पूरी लंबाई अगर न लें इस चालक तार की, हम पूरी लंबाई के बजाय छोटी सी लंबाई अगर उठाएं, तो छोटी सी, अगर पूरी लंबाई को यल कह रहे हैं, अगर पूरी लंबाई को क्या बोल रहे हैं? यल अगर बोल रहे हैं, तो छोटी सी लंबाई को हम डी यल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी यल। ठीक है, अब हम क्या दिमाग लगाते हैं कि इस पॉइंट पे जो छोटी सी लंबाई लिए हैं, इस पॉइंट पे कुछ दूरी पे जा करके हम क्या चेक करते हैं? चुंबक चेक करते हैं कि जब धारा बह रही है तो कुछ दूरी पे, आर दूरी पे इसका चुंबक कैसा है। ठीक है, तो बी नाम का चुंबक देखना चाहते हैं। अब यहाँ छोटी सी लंबाई लिया है, तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला चुंबक भी बहुत छोटा होगा, इसलिए डी बी लग जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उस कोण को थीटा कह देते हैं। तो अब ये चुंबक जो उत्पन्न हुआ है, ये किस पे निर्भर कर रहा है? ध्यान दीजिए, पहला जो होता है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ जो चुंबक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी करंट जितना खतरनाक बढ़ाओगे चुंबक उतना खतरनाक बढ़ता जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे चुंबक बढ़ाओगे, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे, वैसे वैसे चुंबक का मान बढ़ता जाता है। और अगली बात आती है कि इसकी लंबाई जो है डीएल, इस लंबाई को भी जैसे जैसे बढ़ाओगे चुंबक का मान यहाँ पे पॉइंट पे बढ़ता जाएगा, यानी लंबाई भी क्या है? इसका अनुक्रमानुपाती है। तीसरा, ये जो कोण है, कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे चुंबक का मान बढ़ता जाएगा, यानी साइन थीटा के बराबर रखोगे आप। ठीक है, चौथा इसकी जो बीच की दूरी है, अब अभी मान लो इस पॉइंट पे अगर तुम चुंबक चेक कर रहे हो और इसको थोड़ा सा और पास ले आए तो चुंबक का मान बढ़ जाएगा ना, यानी आर का दूरी कम करोगे तो चुंबक बढ़ेगा, आर घटाओगे तो चुंबक क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और आर बढ़ाओगे तो चुंबक घटता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ डी बी जो है, तो जो इसकी दूरी होगी इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसे हम 1/r², यानी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जब इन सबको मिलाएंगे तो डी बी इधर तो सेम है, तो एक बार लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, बटे लगाएंगे, जो नीचे है वो नीचे रहेगा और जो ऊपर है ऊपर रहेगा। ऊपर क्या है? आई, फिर क्या है? डी एल, फिर क्या है? साइन थीटा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो आपको पता है ना एक नया कांस्टेंट आता है, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा? नया कांस्टेंट म्यू नोड बटा 4 पाई आएगा। ठीक है, और जो म्यू नोड है इसे चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? चुंबकशीलता कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये आगे आपका बायोसेवर्ट का नियम तैयार हो गया। ये आपको जरूर इतना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कब करोगे? जब इतना लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देख लो, छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, जो मैंने किया है वही लिखा है, आप देख सकते हो कि ना हो तो। कह रहा है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बायोसेवर्ट के नियम किसी धारावाही चालक ए बी, यानी ए से बी मान लेते हैं, ए हो गया ए हो गया बी के अल्पांश यानी डीएल, ये देखिए ए डेल्टा एल नहीं है, यहाँ डीएल है। ठीक ना, डीएल के द्वारा किसी बिंदु पी पर, मान लीजिए किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, वो डेल्टा नहीं है, ठीक ना, डीबी लगाइएगा। डीबी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो ये 4 बातें हैं जिस पे निर्भर करती है। अब बताइए समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? तो इसे आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है? तो ध्यान से समझिए, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। ठीक है, याद रखिए, अगर इसे और अच्छे समझना है हम तो कहेंगे इस वाले चैप्टर का आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लो। ठीक है, जो यहाँ पे थंबनेल दिख भी रहा है। ठीक है, उसमें और ज्यादा सटीक तरीके से समझाया गया है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में अंतर क्या है, और सटीक तरीके से वहां पे आप सीख लोगे। फिर भी यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ
चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यही चीज है, इसे ही बोला जाता है लौह चुंबकत्व, और ये है आपका अनुचुंबकत्व। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है 3 लौह चुंबकीय पदार्थों का नाम बताइए। 3 लौह चुंबकीय पदार्थों का नाम बताइए। तो जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आती है बारी किन्हीं 3 प्रति चुंबकीय पदार्थों का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्या है, बिस्मथ हो गया, सोना हो गया और जस्ता हो गया। ठीक है, इसे आप तैयार कर लोगे। ठीक है, फिर आती है बारी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ध्यान से समझिए। ठीक है, इस पर आधारित 2 युक्तियों को बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फिर मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी कुंडली या चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ये कहना क्या चाह रहा था। देखिए, जैसे आप कोई भी एक परिपथ लेते हो, एक कुंडली लेते हो। ठीक है, इस तरह से आपने एक कुंडली ले लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आपने एक चुंबक को क्या किया, एक चुंबक को, यहां कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया हो कुंडली में, याद रखना। ठीक ना। अब इस चुंबक को बार बार आगे पीछे करोगे, तो बार बार जब आगे पीछे करोगे तो क्या होगा, इसमें बार बार आगे पीछे करने से क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स क्या होता है याद रखिए, बता चुका हूं ना। यहां से चुंबक की बहुत सारी रेखाएं निकलेंगे इस तरह से। ठीक है, और इस कुंडली से होके जाएगी। जब चुंबकवा को आगे पीछे करोगे तो कभी रेखा ज्यादा बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। पीछे करोगे तो रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी, और आगे कर दोगे तो रेखाओं की संख्या ज्यादा गुजर जाएगी। तो जब रेखाओं की संख्या आगे पीछे करने से क्या होगा, बार बार आगे पीछे करोगे तो उससे क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होगा, इसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। इसे ही बोला जाता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। अब बताइए समझ आया या नहीं। यही सेम प्रोसेस आपको ट्रांसफार्मर में भी देखने को मिलता है, वैद्युत जनित्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पे आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह स्व प्रेरण हो गया, अन्योन प्रेरण गुणांक हो गया, इसे किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो नहीं दिया है ना, तो कैसे हमें तैयार होगा। जब 1 शॉट वीडियो जा करके आप इस चैप्टर का देखोगे तो मजा आ जाएगा। वहां पे ट्रांसफार्मर भी क्लियर किया है मैंने, वहां पे क्या किया है, ट्रांसफार्मर भी आपका क्लियर किया है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया वो सारा कुछ आपको समझ आया, और जाकर के इसे अच्छे से तैयार करिए दोस्तों, क्योंकि इनमें से पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मुलाकात करूंगा इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।